कि मेरा जो फील्ड है वो एग्री का है, तो काफी सारे कंपनीज वालों की ऑफर मुझे आई। आने वाले टाइम में आपने जो नाम बनाया है उसको आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। लोग है जो 80% सर्विस प्रोवाइड करते हो, 20% है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। तो 80% आप जो ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो उसमें आप कहाँ कहाँ तक हमें हेल्प कर सकते हो। क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो ग्रोथ रेशियो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। इंसान मर जाएगा, सिस्टम नहीं मरती। आपकी जो टीम वगैरह है वो कितने लोगों की टीम है वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, और वो सब लोगों की एक्सपर्टाइज क्या क्या रहती है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम किरण है, और मैं आपसे मिलने आई हूँ कि मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस है, अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है, तो उसमें मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ मीट करने के लिए आई हूँ। डेफिनेटली किरण जी, आप जिस जगह पर आए हो एक राइट प्लेटफॉर्म है। और हमारा यहाँ पर आना और लोगों को मिलने का पर्पस ही ये होता है कि उनके बिजनेस से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस उनको आ रही है, तो एज अ कंसल्टेंट हम उसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको देते हैं। वन बाय वन आप बताते जाइए कि क्या क्या चैलेंजेस आपको बिजनेस में आ रही है, हम उसके आंसर आपको देते जाएंगे। सर अभी तो मेरा स्टार्टअप है, तो सभी लोगों का ऐसा होता है कि बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उनका सेल्स आना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले मैं लोगों तक मेरा मार्केटिंग करूँ, उसके बाद कम्युनिटी इकट्ठा करूँ, उसके बाद मैं सेल्स के ऊपर फोकस करूँ। तो क्या ये मेरा सोचना सही है, या उसके ऊपर मुझे। पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन से फील्ड में आना चाहते हो, कौन से फील्ड में आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, किस तरीके से आपके माइंड में आपके बिजनेस का थॉट प्रोसेस है और किस लेवल पर आप इसको लेकर जाना चाहते मेरा जो फील्ड है वो एग्री का है। एग्रीकल्चर का मैं स्टार्टअप बिजनेस मैंने किया है, और उसमें मेरा ऐसा है कि अभी मेरा मोटिव सेल्स करना नहीं है। अभी मुझे ऐसा है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि इस तरह का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको मैं आगे डेवलप करना चाहती हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे लोग ने ऐसा बताया, मैं आपसे पहले भी काफ़ी सारे बिजनेस कंसल्टेंट को मिली हूँ, तो उसने बताया कि आप सेल्स करो, ऐसा करो। तो मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेरा माइंड सेट है कि पहले मैं कम्युनिटी इकट्ठा करूँ, उसके बाद मैं सेल्स के ऊपर जाऊँ। हैं। जो स्टार्टअप आप एग्रीकल्चर को लेकर करने का सोच रहे हैं, तो क्या वो आपने रिटेल में प्लान किया है, होलसेल में प्लान किया है, मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, या ऑनलाइन के लिए आप सोच रहे हैं? अभी सर मैंने वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हम कर रहे हैं, और होलसेल में किया है प्लानिंग। हाँ, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है कि उसको मैं रिटेल में भी सेल कर सकती हूँ, तो होलसेल और रिटेल दोनों में मिक्सअप में कर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो प्लानिंग है वो आपको ट्रेडिंग करना है। हाँ, और ट्रेडिंग के अंदर आपको अलग अलग तरीके के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले आपको अपने साथ जोड़ना है। और उसके बाद दूसरी साइड आपको जाना है जहां पर होलसेलर, रिटेलर या एंड यूजर जो आपके साथ कनेक्ट हो, और उनके बीच में आप एक मीडिएटर का काम करने वाले। बहुत देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया आज भी खेती वाली कंट्री कही जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का काम होता है। और इंडिया के अंदर जहां पर खेती अगर हो रही है तो हर किसी को उसी से रिलेटेड हर चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। और वो सारी रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा कि आज आप मार्केट में जिस प्लेटफॉर्म को लेकर आना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के पीछे का आपका पर्पस क्या है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो ये आपके लिए भी लागू पड़ेगा। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मेरा विजन क्या है, क्या मेरा पर्पस है जिस पर्पस से ये बिजनेस में करना चाहती हूँ। यस, आपका क्या पर्पस है, पहले ये बताइए। सर मेरा पर्पस यही है कि हमारा जो इंडिया है अभी, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा, हम भारत को एक टाइम पे सोने की चिड़िया बोलते थे। तो मेरा यही मोटिव है कि जो खेडूत लोग हैं उसको हम अच्छी प्रोडक्ट या कुछ अच्छी जो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट हम उसको दे सके, उनका जो नीड होती है उसको हम फिलफिल कर सके, और उसको कम दाम में मैं उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूँ। तो वो एक मेरा मोटिव है कि मैं। हाँ। बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि आप इंडिया के अंदर जो खेती फार्मिंग करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करना चाहते हो, उनकी खेती को अच्छी तरीके से ग्रो होने में। तो
आज का जमाना जो है, नई यूथ जो है, उनको मैं ये सजेशन करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के गांव के अंदर बहुत सारे बीघा या बहुत सारे अलग अलग स्क्वायर फीट की जगह होती है। ज्यादातर लोग अपना करियर जो है वो कहीं ना कहीं जॉब में, कहीं ना कहीं बिजनेस में, कहीं ना कहीं कुछ कामों के अंदर बिताना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो खेती करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि खेती एक ऐसी चीज है कि जो कभी ना खत्म होने वाली चीज है, क्योंकि इंसान जब तक पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहने वाला है उसको कोई ना कोई चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहली चीज आती है रोटी। तो उसको उगाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो खेती से ही प्रोवाइड हो पाए। तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि खेती के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग चीजों का उत्पादन होता है, और उस एरिया के उत्पादन के हिसाब से उनको अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग सिटीज के अंदर तो अलग अलग ऋतुएं होती है। तो उसके हिसाब से भी आपको ये सोचने की आवश्यकता रहेगी कि उनको कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर है जो अभी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, और जिस जगह पर जाकर आप काम कर पाएंगे। क्योंकि आज मार्केट के अंदर ये भी चीज हमने देखी हुई है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन खेती करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। तो ज्यादातर लोग पैसे कम होने के कारण ऐसी चीजों को आगे ग्रो करने में अपना एफर्ट लगाते हैं, जहां पर आने वाले टाइम में हम जैसे लोगों को उन्हीं चीजों को कंजप्शन करने के बाद हमें बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू क्रिएट होता है। तो यही चीजों को अगर अच्छी तरीके से किया जाए तो हम आने वाले टाइम में लोगों को हेल्दी और लोगों को वेल्दी दोनों चीजों बनाने के ऊपर काम कर पाए। दूसरा सर मेरा ये था कि अगर मेरा मोटिव सेल्स का नहीं है अभी, कि मुझे सेल्स नहीं करना है अभी, मुझे लोगों तक पहुंचना है सिर्फ, और तो मैंने वेबसाइट बनाई है मेरी। तो उसमें क्या है कि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उसके हम प्रोडक्ट को रखते हैं उसके नाम के जरिए। तो काफ़ी सारे कंपनीज वालों की ऑफर मुझे आई है कि मेरे प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट पे लिंक कीजिए XYZ। तो वो मुझे वो कर रही हूँ, तो वहाँ से भी मुझे एक इनकम आ सकती है। तो वो मेरा एक इनकम का सोर्सेज बड़ा है। तो अभी मुझे वो कंटिन्यू रखना चाहिए या मेरी ब्रांड पे ही मुझे चलना चाहिए, वो भी एक है। कोई भी कंपनी जब स्टार्टिंग के अंदर शुरू होती है, तो आज अमेजोन ले लो या किसी भी कंपनी का आप नाम लो जो ई कॉमर्स के अंदर अपने आप को बिल्ड करने का काम कर रही है, वो सारी कंपनियों का सबसे पहला मोटिव यही रहा है जो आपके लिए भी लागू पड़ता है कि अभी आपने अपनी ब्रांड को उतने लेवल पर हाईलाइट नहीं किया है जिस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट लोगों को पड़े। तो मेरा स्टार्टिंग के अंदर कहना आपको ये रहेगा कि आने वाले 6 महीने या आने वाले साल भर आपको पहले जितने भी लोग ब्रांडेड है, जिन लोगों ने अपनी ब्रांड बना ली है, जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, होलसेलर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या रिटेलर हो गया, या एंड यूजर हो गया, उन लोगों की जिन प्रोडक्ट को लेकर डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है, सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आप कांटेक्ट करके अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ जिससे आपको एक रिचनेस मिले। क्योंकि जब तक आपके जो यूजर है वो बढ़ेंगे नहीं, और उन यूजर की डिमांड जब तक आपके पास ज्यादा नहीं आएगी, तब तक आप बड़ी कंपनियों को अप्रोच नहीं कर पाओगे, और उनकी प्रोडक्ट को लेकर आना आपके लिए चैलेंजेस रहेगी। तो अभी छोटी सी इनकम से जिन चीजों की आपने शुरुआत की है, उसी को अगर बड़े लेवल पर आपको लेकर जाना है, तो आने वाले टाइम में आपने जो नाम बनाया है उसको आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। और दूसरा सर मेरा ये था आपसे पूछना कि मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि अगर हम कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे इंडिया में इतना नहीं है कि हम एक कंसल्टेंट को हायर करें। लेकिन आउट ऑफ कंट्री हम जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी स्टार्टअप बिजनेस करने से पहले एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं वो लोग, ताकि वो उनको गाइड कर सके, सारी नॉलेज प्रोवाइड कर सके। तो क्या ये मेरा भी मानना है कि ये सही है। तो आप लोगों का मैंने सुना है कि आप लोग है जो 80% सर्विस प्रोवाइड करते हो, 20% है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। तो 80% आप जो ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो उसमें आप कहाँ कहाँ तक हमें हेल्प कर सकते हो? कोई भी नया स्टार्टअप करने के लिए अगर जा रहा है, जैसे मैडम ने यहाँ पर मुझे बताया कि एज अ कंसल्टेंट हमारा रोल क्या होता है,
तो किसी भी बिजनेस के अंदर जब कोई बंदा शुरुआत करता है तो उसको जरूरत होती है सबसे पहली मोरल सपोर्ट। क्योंकि आज कोई जॉब करने वाला बंदा जब धंधे करने का सोचता है तो उसको कोई चीजें रोकती है, वो रोकती है उसकी घर की रिक्वायरमेंट। आज कोई भी बंदा जब स्टडी करता है, वो स्टडी के बाद बिजनेस करने का अगर वो सोचता है तो उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सपीरियंस की। और ये सारी चीजें जब उनके साथ व्यतीत होती है तो उनको कोई सलाह देने वाला, सपोर्ट देने वाला, साथ देने वाला बंदा अवेलेबल नहीं होता है जो उनकी बातों को समझे और उसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है उसको हाईलाइट करे। लेकिन जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो कंसल्टेंट का रोल ही ये होता है। और कंसल्टेंट रोल के अंदर हम सबसे पहला रोल प्ले ये करते हैं कि आपके माइंड में जो आइडिया है, आपने जो विचार लिया है, क्या ये विचार आने वाले टाइम में बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। इसका R&D करना होता है और उसका R&D करने के लिए जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड में काम करने वाले जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी केस स्टडी करनी पड़ती है। हम हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा बेसिक नॉलेज होता है जिस नॉलेज के अंदर जो डेटाबेस होता है उसका जब एनालिसिस हम करते हैं तो सबसे पहले आपकी एक्सपर्टाइज क्या है उन चीजों को बाहर लेकर आया जाता है। क्योंकि कोई भी धंधा हो, उस धंधे को करने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है क्या वो पैसे के लिए आपने शुरू किया है या लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया है। इसका मतलब होता है पर्पस। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए धंधे के अंदर एंटर हो जाते हैं और जब उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है उससे आगे वो ग्रो नहीं हो पाते। तो जब एक कंसल्टेंट आपके साथ ऑलवेज खड़ा रहेगा तो वो सबसे पहले आपका बनाएगा विजन, और वो विजन होगा आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल में आप अपनी कंपनी को कहां लेकर जाना चाहते हैं। और वो विजन जब किसी कंसल्टेंट आपके साथ बनाकर पूरा बिल्ड करता है तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होता है कि जिस प्लेटफॉर्म को लेकर मैं मार्केट में आ रही हूँ उस प्लेटफॉर्म की आने वाले टाइम में क्षमता कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मार्केट है जिसको आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और जब पर्पस आपका क्लियर हो जाता है ना तो काम करने की एनर्जी कुछ अलग होती है। एक सिंपल चीज अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताऊं कि आज के टाइम में कहीं पर अगर आप घूमने के लिए गए हो तो पहला तरीका ये है कि आप लोगों को पूछ पूछ कर वहां तक पहुंचो, और दूसरा तरीका है गूगल मैप। तो गूगल मैप का काम ही ये है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक लेकर जाना और आपको ट्रैक करना और आपके साथ रहना, वही काम एक कंसल्टेंट आपके साथ करेगा। Okay. और सर मैंने ये सुना है कि अगर मैंने स्टार्टअप बिजनेस किया है, आपके साथ मैंने मीट की है, हम साथ में काम करते हैं, तो 6 मंथ की या 1 ईयर की हमारी जो जर्नी रहेगी, तो मेरा ये मानना है कि 6 मंथ में या 1 ईयर में मैं मेरा पूरा बिजनेस डेवलप तो नहीं कर सकती हूँ। तो क्या आप लोग मेरे साथ 1 ईयर तक हो तो उसके बाद का जो रहेगा, तो उसके बाद आप लोग नहीं होगे तो मैं इम्प्लीमेंटेशन में कैसे कर पाऊंगी? क्या उसके बाद भी आपका कुछ सपोर्ट वगैरह मुझे रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में पूछना था। डेफिनेटली कोई भी कंपनी जब शुरू होते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर उनके अंदर बहुत सारी बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी भी एम्पायर को जब बड़ा करना होता है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और उसी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए जब हम आपके साथ काम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर होता ये है कि आपको आने वाले टाइम में आप ही के बिजनेस को अगर आइकॉन बनाना है, आने वाले टाइम में आप ही को अपने बिजनेस को फॉर्च्यून 500 में लेकर जाना है, या उसी बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम में IPO अगर लॉन्च करना है, तो ये जर्नी 6 महीने या साल भर की नहीं रहेगी। ये जर्नी मिनिमम 10 साल 20 साल या लाइफ टाइम के लिए चलेगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो ग्रोथ रेशियो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। आप या मैं खत्म हो जाएंगे, बिजनेस कभी खत्म नहीं होता। और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैडम ने स्टार्टिंग के अंदर ही बात बताई कि फॉरेन के जितने भी बिजनेस होते हैं वो 300 400 500 साल तक चलते हैं और उसके बावजूद भी उसका ग्रोथ कंटिन्यू होता है। और इंडिया का सिनारियो ये होता है कि 10 साल 5 साल के अंदर ही बिजनेस ठप हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहां पर उन लोगों ने सपोर्ट लिया होता है
कंसल्टेंट का, और कंसल्टेंट का सपोर्ट लेकर जब उन्होंने एक सिस्टम को बिल्ड किया होता है, तो इंसान मर जाएगा, सिस्टम नहीं मरती। सिस्टम ऑलवेज जिंदा रहेगी, और वो सिस्टम से जब आपका बिजनेस चलेगा, आपको खुद को उतना इन्वॉल्वमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपके विजन को पूरा करना चाहते हैं, और वो अपना 100% एफर्ट देना शुरू करें। तो हमारा जो जर्नी है वो 6 महीने साल भर में जब कंप्लीट होता है, तो बहुत सारे लोगों को पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, पिछले 8 साल से हम कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं। और रिपीटेशन करने का मतलब ही ये होता है कि एक बार सब्सक्रिप्शन अगर आपने किसी चीज का ले लिया, तो वो 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने, साल भर के लिए रहेगा। फिर अगर वही चीज आपको कंटिन्यू करनी है, तो आपको सब्सक्रिप्शन जो है उसको अपग्रेड करना होता है। वैसे ही हमारी कंसल्टिंग जो होती है वो 6 महीने, साल भर के बाद आपको अपग्रेड करनी होती है। पहले जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, वहां पर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का हमारा पर्पस होता है। फिर जब हम आपके साथ जुड़ते हैं, तो वो स्केल अप करने के पर्पस से जुड़ते हैं कि उसको और बड़े पैमाने पे हम कैसे लेकर जाए। और सर मेरा दूसरा ये था कि हम आपके साथ जुड़ते हैं, 1 ईयर की हमारी जो जर्नी होती है, हमारा जो विजन, मिशन, गोल है, वो सब सेटअप हो गया है। उसके बाद मुझे ये पूछना था कि आपके पास सक्सेसफुल काफी सारे प्रोजेक्ट हो गए, और टफेस्ट जो हार्ड आपको लगा हो प्रोजेक्ट जिसका, उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया है, तो वो मुझे थोड़ा बता देते तो मेरे लिए इजी रहेगा। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का मतलब मैं खाली इतना ही बता दूं कि एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर पढ़ाई करने वाले जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए होते हैं, सबका पहला नंबर नहीं आता। उसी तरीके से हमारे साथ जितने भी लोग काम करने के लिए जुड़ते हैं, सभी लोगों की सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाती है, और उसकी वजह बहुत सारी होती है। जिसमें से सबसे पहली वजह ये निकल कर आती है कि सामने वाला बंदा हर चीजों के अंदर सबमिशन में होना चाहिए। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक कंसल्टेंट को अपॉइंट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें न सुन के अपनी मनमानी करते हैं। और जब आप अपनी मनमानी करना शुरू कर दो, तो रिजल्ट आपके हाथ में चला जाएगा। क्योंकि जब भी कंसल्टिंग की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में ही हम लोगों को बताते हैं कि सर हमारे बताए हुए डिसीजन के हिसाब से अगर आप काम करना चालू करोगे, तो रिजल्ट की जिम्मेदारी हम लेंगे। लेकिन वहां पर अगर आपने अपना माइंड चलाना शुरू कर दिया और आपने अपना तरीका अपनाना शुरू कर दिया, तो सर आपके हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन रिजल्ट की जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं रहेगी। तो बहुत जगह पर एरर इसी चीज का आता है, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं जा पाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कंसल्टेंट को साथ में रखने के बाद भी वो अपना माइंड खुद चलाते हैं। तो उसको हमने हैंडल कैसे किया होता है सर? उसके साथ ही हमें काम करना है, वो प्रोजेक्ट को हमें कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। वो जो सामने वाला बंदा है वो समझ नहीं पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, फिर भी हमारा काम है कि उसका बिजनेस डेवलप करना है। आपने कमिटमेंट दिया है क्लोजिंग के टाइम पे कि आपका बिजनेस हम डेवलप करके देंगे, तो उसको हमें कंटिन्यू रखना है। क्योंकि हमें ये पर्सन का माइंडसेट जैसा भी हो, हमें बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ग्रो करना है। तो उसको अब हम कैसे समझाएंगे सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पर पूछा है, और इसका आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से हम देना चाहेंगे कि हम एक कंसल्टेंट हैं, हम कोई भगवान नहीं है। आज की तारीख के अंदर देखने जाए तो भगवान को भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। उनके ऊपर भी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, उनके ऊपर भी लोगों के डाउट्स है, उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। तो जब हम किसी भी इंसान के साथ काम करने के लिए जाते हैं, या किसी भी धर्म को जब हम मानते हैं, हमारे पास एक चीज होती है आस्था, विश्वास। तो जब तक आपका विश्वास हमारे साथ बना हुआ है कि गुरुकुल आपको आगे ले जाने में सपोर्ट करेगा, तब तक डेफिनेटली हम आपको लेकर जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो विश्वास जो है वो ब्रेक हो गया, तो हम चाहकर भी आपके धंधे को ग्रो नहीं कर पाएंगे। बकायदा हम चाहते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करना, क्योंकि मार मार के किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाया नहीं जाता है जब तक उसकी खुद की इच्छा ना हो। और खुद की इच्छा होने के बाद सक्सेस की जर्नी के अंदर जो चीजें आपको पसंद नहीं है, वो करना आपको शुरू करना पड़ता है, और वो सारी चीजें छोड़नी पड़ती है जो आपको पसंद है। ये एक फिलोसॉफी वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यही चीज धंधे में भी लागू होती है। दूसरा सर ये रहता है
कि हम आपके साथ जुड़ते हैं कंसल्टेंसी के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से, तो आपकी जो टीम वगैरह है वो कितने लोगों की टीम है, वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, और वो सब लोगों की एक्सपर्टाइज क्या क्या रहती है? देखो, आज कोई भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है या कहीं पर भी अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो किसी सिंगल इंसान के ऊपर वो चीजें प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो आज उसी तरीके से गुरुकुल कंपनी अगर आगे ग्रो हो रही है और उसकी एक्सपर्टाइज अगर कंसल्टिंग के अंदर है, तो बिकॉज ऑफ देयर टीम, आज हमारी टीम के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की अलग अलग फील्ड में अपनी एक्सपर्टाइज है। और उस एक्सपर्टाइज के अंदर सबसे पहला रोल जो आता है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो आता है कोचिंग करने का, जिसको हम प्रिंसिपल कंसल्टेंट कहते हैं। जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट का रोल हमारे फील्ड में एज अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा खुद का रहता है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, जहां पर सबसे पहले हमें यूटिलाइज करना होता है एक कंसल्टेंट को। जिस कंसल्टेंट का काम क्या होता है, आपके फील्ड का R&D करना और आपके लिए एक बढ़िया बिजनेस मॉडल तैयार करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना। जब इम्प्लीमेंट करवाने की बारी आती है, वहां पर रिव्यूअर होते हैं, जिन रिव्यूअर का एक्सपर्टाइज होता है चीजों को इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं जिनकी एक्सपर्टाइज होती है R&D करना, क्योंकि आप जिस फील्ड में अपना काम करना शुरू कर रहे हो, उस फील्ड की जानकारी होनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। फिर बारी आती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग एज अ ऑनर आपको भी रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी टीम को भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो टाइम टू टाइम आपको और आपकी टीम को अपडेट करने के लिए हमारे पास एक अच्छे ट्रेनर होते हैं, जिनका काम होता है ट्रेनिंग देके उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना जो आपके बिजनेस को ग्रो होने के लिए जरूरी है। तो ऐसे मिलाकर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग हमारे साथ होते हैं। और वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, 5 या 6 जितने भी आपकी ओर से हो लोग, तो उसके पास कितने प्रोजेक्ट होते हैं रनिंग में? क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ूं और मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट है, तो आपकी टीम के पास मेरा प्रोजेक्ट हैंडल करने का टाइम ना हो, ऐसा कुछ इश्यू आया, एरर आया, तो आपकी जो टीम है उसके पास कितने प्रोजेक्ट होते हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि किसी प्रोजेक्ट को जब हम शुरू करें तो उसको ग्रो करने के लिए हमारे पास टाइम ही ना हो, क्योंकि ये एक सिस्टम से काम करता है। और सिस्टम से काम करने का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, कोई भी पर्सन जब हमारे साथ जुड़ता है तो हमारा काम करने का तरीका ये होता है, एक कंसल्टेंट पूरे दिन में 2 प्रोजेक्ट को रन करता है। एक प्रोजेक्ट को रन करने का टाइम लंच के पहले होता है, दूसरे प्रोजेक्ट को रन करने का टाइम लंच के बाद होता है। और उसी तरीके से अगर सारा किया जाए तो एक कंसल्टेंट पूरे महीने में 12 प्रोजेक्ट को रन कर पाता है, और उस 12 प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसके पास 6 दिन होते हैं। अब बारी आती है कि हम कितने प्रोजेक्ट तक जा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन डिसाइड होता है कि सामने वाले प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड कितना है। किसी का 2 महीना होता है, किसी का 3 महीना होता है, किसी का 5 महीना होता है, किसी का 6 महीना होता है, किसी का साल भर होता है। तो हमारे पूरी टीम जो होती है, उनका रोल एक साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं होता है, सबका रोल अलग अलग जगह पर होता है। तो जब जिसकी रिक्वायरमेंट आती है उस टाइम पर वो रोल अपना प्ले करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल हम उसी के हिसाब से प्लान करते हैं और फिर जाकर आपके प्रोजेक्ट को इन करते हैं। ओके। ये सही रहा सर आपका, कि आपके पास टीम अलग अलग है, सिस्टमेटिक आपका जो चल रहा है, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ आपके ऊपर कि आपके पास एक्सपर्टाइज टीम है जो अच्छे से मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, तो उसके लिए मुझे आपसे एक ट्रस्ट हो गया है। अब दूसरा मेरा ये है कि अगर मैं आपके साथ 1 ईयर की जर्नी के लिए जुड़ती हूँ, तो आप मुझे जो 1 ईयर तक क्या क्या काम करके देंगे, तो वो भी एक मुझे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसको आप मुझे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो डॉक्यूमेंट? किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब हमारा जुड़ना रहता है, आपके साथ जब हमारा जुड़ना रहेगा, तो बकायदा एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के अंदर हम एक पूरा प्रपोजल तैयार करते हैं। और ये प्रपोजल आपके लिए भी रहेगा कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके बिजनेस का भी एक एनालिसिस हम करते हैं, जैसे आपके साथ भी एक एनालिसिस प्रोसेस होगी। उस एनालिसिस के अंदर आपके पास से डेटा लिया जाएगा, और वो डेटा के बेस के ऊपर हम डिसाइड कर पाएंगे कि गुरुकुल का रोल कहाँ पर रहेगा। अगर 1 साल की जर्नी अगर आप हमारे साथ करना चाहोगे तो उसको 12 महीने में हम डिवाइड करेंगे,
हर महीने के अंदर अलग अलग टॉपिक के ऊपर टास्क हमारा चलेगा, और ये टास्क जो होते हैं वो 10 स्टेप के अंदर होते हैं। जहां पर सबसे पहला काम अगर हमने करना शुरू किया तो सबसे पहला होगा एनालिसिस, जहां ऑनर का होगा, कंपनी का होगा, टीम का होगा और मार्केट का होगा, और ये पूरा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करके हम आपको देंगे। सेकंड के अंदर हम आएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पर करंट स्ट्रक्चर और फ्यूचर स्ट्रक्चर हम आपके साथ बिल्ड करेंगे। उसके बाद आएंगे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, जो किसी भी कंपनी को रन करने के लिए बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम आते हैं आपके ऑपरेशन को रन करने के लिए हर पर्सन का जेडी और केआरए बिल्ड करना, क्योंकि आपके साथ काम करने वाले अगर एक्सपर्ट लोग आपको चाहिए तो उनका रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर होती है। फिर आता है कि आपके वहां लोग आएंगे कैसे, तो वो लाने के लिए एचआर पॉलिसी हम बिल्ड करते हैं, और उस एचआर पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जैसे कि कोई बंदा जब आपके साथ जुड़ना चाहता है तो उसका इंटरव्यू फॉर्म, उसका ज्वाइनिंग फॉर्म, उसका ऑफर लेटर, उसका ज्वाइनिंग लेटर, उसका रजिस्ट्रेशन करने का लेटर, आपकी कंपनी के साथ जुड़ने का लेटर, तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी करने में हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाता है फिर आता है हर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का एक सिस्टम देना होता है, और उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एसओपीज बनाई जाती है। और एसओपी का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, और वो तरीका बिल्ड करने में 3, 4, 5, 6 महीने चले जाते हैं, क्योंकि वो डिप्थ एनालिसिस होता है। उसके बाद आपकी टीम में काम करने वाले लोगों का काम का जो ट्रैकिंग करना होता है, उसको ट्रैक करने के लिए हम पीएमएस सिस्टम को बिल्ड करते हैं, जिसका मतलब होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर में किसने कितना बढ़िया परफॉर्म किया, जिससे आपकी कंपनी ग्रो होगी। और ये पूरी जर्नी के एंड में आपके वहां एक सिस्टम बिल्ड हो गई होती है, जहां पर मॉर्निंग मीटिंग की एक सिस्टम बनी होती है, इवनिंग रिपोर्टिंग की एक सिस्टम बनी होती है, क्वार्टरली मीटिंग की एक सिस्टम बनी होती है, मंथली मीटिंग की एक सिस्टम बनी होती है, वीकली मीटिंग की एक सिस्टम बनी होती है, और पूरे साल के अंदर एक बार हमें एपीएम करना होता है, एनुअल प्लान फॉर मिड, जहां पर इस साल में हमने क्या किया वो, और आने वाले साल में हम क्या करने वाले हैं वो, उसका प्लानिंग पूरी टीम को, पूरे कस्टमर को, आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को हाईलाइट किया जाता है। तो ये पूरा जो 1 साल का जर्नी होगा, ये 10 स्टेप के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, और इसी तरीके से आपकी कंपनी को ग्रो करने का पूरा जो जिम्मेदारी है वो साथ में मिलकर हम बिताएंगे। सर एक और है आंसर मेरे पास कि अगर हम हमारा क्या होता है कि हमने एक सपना देखा होता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़ा बहुत R&D किया होता है और हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम आपको हायर करते हैं, एक जगह कंसिडर हमारे सर्विस पार्ट से हम जुड़ते हैं, तो हम ओनर का आप जो काम करेंगे हमारी कंपनी या फैक्ट्री पे विजिट करेंगे, फिर आपकी टीम काम करेंगी, लेकिन ओनर के साथ आपका कोऑर्डिनेट बहुत कम रहता है। तो क्या ओनर के लिए आपका कोई सेमिनार या कुछ ऐसा कुछ रहता है कि हमें भी ट्रेनिंग मिले? डेफिनेटली ट्रेनिंग के अंदर अलग अलग मॉडल जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किए, तो यहाँ पर 2 तरीके के मॉडल या 3 तरीके के मॉडल होते हैं। एज अ ऑनर अगर आपको ग्रो होना है तो आपको सीखने की जरूरत है कि एज अ लीडर आपको क्या करना है। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑलरेडी हमने डिजाइन किया हुआ है, जिसका नाम ही है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम के 15 बैच पिछले 2-3 सालों के अंदर हमने सक्सेसफुली अलग अलग जगह पर कंप्लीट किए हैं। आज ये प्रोग्राम हम ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। तो ये प्रोग्राम खाली लीडर्स के लिए, ऑनर्स के लिए। उसके बाद आपके पास आते हैं सेकंड, जो होते हैं मैनेजर्स। तो उन मैनेजर्स को बिल्ड करने के लिए हमने दूसरा प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, उसका नाम है गुरुकुल फॉर मैनेजर्स, जहां पर मैनेजर्स को हम डेवलप करते हैं और उनको बताते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में एक लीडर का क्या रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कैसे डेलीगेट करना है, और आपको वो जिम्मेदार इंसान कैसे बनना है, जहां पर आपके ऑनर जो है वो रूटीन से फ्री हो, जिससे आपका काम रहे फ्यूचर का डेवलपमेंट करना और उनका काम रहे रूटीन के ऑपरेशन को संभालना। और उसके बाद उनके अंडर में जितने भी लोग आते हैं
चाहे वो सेल्स की टीम हो गई, मार्केटिंग की टीम हो गई, अकाउंट की टीम हो गई, या पूरे ऑफिस की टीम हो गई। तो उन पूरी ऑफिस की टीम को डेवलप करने के लिए हमारा एक बेहतरीन प्रोग्राम होता है जिसका नाम हमने रखा है गुरुकुल फॉर डेवलपर्स। कि आज दो माइंडसेट से काम करने वाले लोग होते हैं। पहला होता है वर्कर माइंडसेट, जो घड़ी देखकर काम करने वाले होते हैं, और दूसरे होते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करने वाले लोग, जिनको पता है कि कंपनी ग्रो होगी तो मैं भी ग्रो होगा। तो वैसा ट्रेनिंग मॉडल उन लोगों के लिए दिया जाता है। और उसके बाद की जो कैटेगरीज आती है, जो वर्कर कैटेगरी हो गई, या जिनकी पढ़ाई लिखाई कम है, जो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करवाते हैं। और वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के अंदर हम वर्बली उनको गाइड करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें करवाते हैं, और वहां से उनको डायरेक्ट लर्निंग देते हैं। तो ये पूरी जर्नी जो होती है, इसमें अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट के काम हम इस लेवल पर जाकर करते हैं। तो खाली आपके साथ काम नहीं होगा, आपकी टीम में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, उन सबको एम्पावर करेंगे, और उन सबका ग्रोथ आपके ग्रोथ के साथ जुड़ेगा, तब जाकर आपकी कंपनी ग्रो होगी।